देख रहे हैं अनाज अड्डा और आज अनाज अड्डा में बात होगी मॉनसून की, क्योंकि बारिश जब कमजोर पड़ती है तो असर सिर्फ खेत तक नहीं रहता, इसका सीधा असर किसान की कमाई, फसल की पैदावार और बाजार के भाव पर पड़ता है। और इस समय भारत के मॉनसून को लेकर जो खबर आ रही है वो किसानों और अनाज बाजार दोनों के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। भारत में इस समय कमजोर मॉनसून की चिंता बढ़ रही है। अनुमान है कि जून से सितंबर के बीच बारिश सामान्य से करीब 15% कम हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो ये करीब 17 साल का सबसे कमजोर मॉनसून हो सकता है। अब तक की बारिश सामान्य से करीब 13% कम है और सितंबर की बारिश इसलिए अहम है क्योंकि सोयाबीन, मक्का, कपास और दलहन जैसी फसलों की पैदावार पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ भारत की बारिश तक सीमित नहीं है। दुनिया के एक बड़े अनाज सप्लायर यूक्रेन से भी अब एक्सपोर्ट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। रूस के लगातार हमलों के बीच यूक्रेन के लिए अनाज बाहर भेजना लगातार मुश्किल हो रहा है, लेकिन यूक्रेन ने भी अपने समुद्री रास्तों का विकल्प तैयार कर लिया है। यूक्रेन के मुताबिक डैन्यूब बंदरगाह, रेलवे और सड़क मार्ग मिलकर हर महीने करीब 45 लाख टन माल बाहर भेज सकते हैं और इसके मुकाबले पहले यूक्रेन के समुद्री कॉरिडोर से करीब 60 लाख टन माल हर महीने जाया करता था और इसमें लगभग 40 लाख टन अनाज और करीब 20 लाख टन धातु और आयरन ओर शामिल था। यानी समुद्री रास्ते पर दबाव बढ़ने के बावजूद यूक्रेन पूरी तरह से निर्यात बंद होने से बच सकता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका डैन्यूब पोर्ट्स की दिखाई देती है। इन बंदरगाहों की क्षमता करीब 30 लाख टन प्रति महीने की है और पिछले एक महीने में इनका इस्तेमाल करीब 3 गुना बढ़ा है। यूक्रेन की कोशिश है कि रोमानिया के साथ मिलकर सुलीना चैनल को 24 घंटे चालू कर लिया जाए। अभी यहाँ जहाजों की आवाजाही मुख्य रूप से दिन के समय होती है और अगर इसे 24 घंटे चलाने की अनुमति मिल जाती है तो एक्सपोर्ट क्षमता और बढ़ जाएगी और इसके अलावा रेलवे से करीब 10 से 15 लाख टन और सड़क मार्ग से करीब 2 से 3 लाख टन माल हर महीने भेजा जा सकता है। यानी कि यूक्रेन के पास विकल्प तो हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है। इन वैकल्पिक रास्तों से अनाज भेजना समुद्री रास्तों के मुकाबले काफी महंगा पड़ रहा है और यही बात किसानों और ट्रेडर्स के लिए अहम हो जाती है। तिलहन जैसी फसलों में महंगा ट्रांसपोर्ट किसी हद तक संभाला जा सकता है, लेकिन गेहूं और मक्का जैसी फसलों में बढ़ी हुई लॉजिस्टिक कॉस्ट एक्सपोर्ट को नुकसान का सौदा बना सकती है। फिर भी यूक्रेन इन रास्तों का इस्तेमाल इसीलिए कर रहा है ताकि एक्सपोर्ट पूरी तरह से थमे नहीं और किसानों तथा कारोबारियों के पास वर्किंग कैपिटल किसी न किसी तरीके से पहुंचता रहे, क्योंकि इस समय यूक्रेन की समस्या सिर्फ बंदरगाहों तक सीमित नहीं है। रूस के हमले अब पोर्ट्स, गोदामों, पुलों, बॉर्डर क्रॉसिंग और रेलवे इंजन और सड़क परिवहन तक पहुंच चुके हैं। यानी 2026 में यूक्रेन का एक्सपोर्ट नेटवर्क पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा दबाव में आ गया है। अब भारत और यूक्रेन की इन दोनों खबरों को एक साथ जोड़कर देखिए। एक तरफ भारत में कमजोर मॉनसून से फसल की पैदावार पर खतरा बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन जैसे बड़े सप्लायर्स के सामने एक्सपोर्ट और लॉजिस्टिक की चुनौती दिखाई दे रही है। अगर भारत में उत्पादन घटता है और ग्लोबल मार्केट में सप्लाई भी महंगी या सीमित होती है तो इसका असर गेहूं, मक्का, सोयाबीन और दूसरे कृषि जिन्सों के भाव पर पड़ सकता है। यानी कि इस समय अनाज बाजार में नजर सिर्फ मंडी की आवक पर नहीं है, आसमान से आने वाली बारिश और समुद्र से गुजरने वाले अनाज दोनों पर टिकी है। अब बड़ा सवाल तो यह है कि भारत का कमजोर मॉनसून और यूक्रेन का महंगा निर्यात क्या मिलकर ग्लोबल अनाज बाजार में नई तेजी का कोई रास्ता बना सकते हैं। लेकिन अब यूक्रेन से जुड़ी इस खबर का थोड़ा और गहराई से समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि समुद्री रास्ते पर दबाव के बावजूद यूक्रेन ने अनाज एक्सपोर्ट के लिए नए रास्ते तो खोल दिए हैं। यूक्रेन के मुताबिक डैन्यूब पोर्ट, रेलवे और सड़क मार्ग मिलकर हर महीने करीब 45 लाख टन माल संभाल सकते हैं। पहले समुद्री कॉरिडोर के जरिए करीब 60 लाख टन माल हर महीने बाहर जाता था। इस 60 लाख टन में लगभग 40 लाख टन अनाज हुआ करता था।
यानी कि गेहूं, मक्का और दूसरी कृषि जिनसों के लिए समुद्री रास्ता कितना अहम था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। अब सबसे बड़ी उम्मीद डैन्यूब पोर्ट से बन चुकी है और जिसकी क्षमता करीब 30 लाख टन प्रति महीने की है और पिछले एक महीने में इन बंदरगाहों का इस्तेमाल करीब 3 गुना बढ़ा भी है। यूक्रेन की अब यहां पर पूरी कोशिश है कि रोमानिया के साथ मिलकर किसी न किसी तरीके से इस चैनल को, सुलीना चैनल को चालू कर लिया जाए और अगर ऐसा हो गया तो डैन्यूब के रास्ते एक्सपोर्ट कैपेसिटी और बढ़ जाएगी और इसके अलावा रेलवे हर महीने करीब 10 से 15 लाख टन और सड़क से 2 से 3 लाख टन माल ले जाया जा सकता है। और तिलहन जैसी फसलों के लिए बढ़ी हुई ट्रांसपोर्ट लागत जो है वो काफी हद तक संभाली जा सकती है, लेकिन कहा जा रहा है कि दूसरी फसलों के केस में इसमें थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल सकती है। वहीं चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर की तरफ, क्योंकि इस समय यूक्रेन के सामने सवाल सिर्फ ये नहीं कि अनाज पैदा कितना होगा, उसके सामने सवाल ये है कि पैदा हुआ अनाज दुनिया के बाजार तक कैसे पहुंचेगा और कितनी लागत पर। यही वजह है कि यूक्रेन के वैकल्पिक रास्ते ग्लोबल अनाज बाजार के लिए बेहद अहम हो गए हैं। अगर समुद्री रास्ते लंबे समय तक बाधित रहे और वैकल्पिक रास्तों की लागत बढ़ती रही तो क्या यूक्रेन का महंगा एक्सपोर्ट ग्लोबल गेहूं और मक्का बाजार को सपोर्ट दे पाएगा? फिलहाल ये आने वाले समय में तय होगा। अब इस समय वियतनाम में भी महंगाई के संकेत मिल रहे हैं और ग्लोबल कमोडिटी मार्केट से यही एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो सीधे पशुपालकों और पोल्ट्री कारोबार की लागत से जुड़ जाती है, क्योंकि वियतनाम में एनिमल फीड की कीमतें 2026 के अंत तक और 3 से 5% बढ़ सकती हैं। वजह साफ है कि इसके अंदर जो अगर वजह की बात करें तो आयात होने वाले कच्चे माल की बढ़ती लागत और महंगा लॉजिस्टिक इसकी सबसे बड़ी वजह बनकर उभर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव और रेड सी या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग से जुड़ी परेशानियों ने माल ढुलाई और इंश्योरेंस का खर्च बढ़ा दिया है और इसके चलते आयातकों को लंबे और महंगे रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिसका असर अब तैयार पशु आहार की कीमतों पर भी दिखाई देने लगा है। आपको बता दें वियतनाम में फीड की कीमत पहले ही करीब 4 से 11 डॉलर प्रति टन बढ़ चुकी है। वियतनाम पोल्ट्री एसोसिएशन का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में फीड बनाने वाले कच्चे माल की ग्लोबल कीमतें 10 से 15% चढ़ी हैं। अगर मौजूदा ट्रेंड ऐसे ही जारी रहा तो यह बढ़ोतरी 20 से 25% तक पहुंच सकती है और इसका सीधा असर पड़ेगा मुर्गी, अंडे और मीट के उत्पादन की लागत पर। हालांकि अच्छी बात यह है कि वियतनाम में फिलहाल पशु आहार की कोई बड़ी कमी है नहीं, यानी समस्या सप्लाई की उपलब्धता से ज्यादा बढ़ती कीमतों की है। अब अगर भारत, यूक्रेन और वियतनाम की खबरों को एक साथ देख लें तो ग्लोबल एग्री कमोडिटी मार्केट में एक बात तो साफ दिखाई दे रही है, मौसम का दबाव है, युद्ध का असर है और महंगा लॉजिस्टिक है और तीनों मिलकर फिलहाल कृषि बाजारों की कॉस्ट को बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं और आने वाले महीनों में यही बढ़ी हुई लागत अनाज से लेकर पशु आहार और फिर मीट एग सेक्टर तक कीमतों पर असर डाल सकती है। तो आज की तस्वीर बिल्कुल साफ है, खेत में फसल हो या पशुपालन, लागत का दबाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ फर्टिलाइजर महंगा है तो दूसरी तरफ मौसम का खतरा है और अब शिपिंग रूट में रुकावट का असर पशु आहार तक पहुंच रहा है। वियतनाम में साल के अंत तक फीड की कीमतों में 3 से 5% और बढ़ोतरी का भी अनुमान है, लेकिन असली सवाल फिर वही है कि अगर खाद, फीड और लॉजिस्टिक तीनों ही महंगे रहे तो इसका अगला असर अनाज और खाने पीने की चीजों की कीमतों पर कितना पड़ेगा। यानी कि आने वाले दिनों में कमोडिटी बाजार में सिर्फ मांग और सप्लाई नहीं बल्कि मौसम, युद्ध और शिपिंग रूट भी भाव तय करते दिखाई देंगे। किस फसल में बन सकता है बड़ा मौका, कहां बढ़ सकता है दबाव और मंडियों में किस जीन्स पर रहेगी सबसे ज्यादा नजर, इन सब चीजों के लिए आप देखते रहिए हमारा ये अनाज अड्डे का प्रोग्राम, क्योंकि हम अनाज अड्डा में डेली आपको किसी न किसी कमोडिटी के बारे में पूरी रिसर्च बताते हैं। तो फिलहाल आज के अपडेट में इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी पर।